हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, वैसे तो हमारे लगभग 7-8 पड़ोसी देश हैं, सार्क उनका एक एग्जाम्पल, लेकिन उसके अंदर श्रीलंका एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हमारे लिए। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न इस समय दोस्तों ये है कि श्रीलंका इंडिया और चाइना के बीच का एक ऐसा देश जो बहुत ही डेलिकेट मामलों के अंदर भारत और चाइना को इंडिया और चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है वो ये कि श्रीलंका जो है वो चाइना के पक्ष में जा रहा है। और ऐसे में छोटी सी कोई भी डेवलपमेंट श्रीलंका के अंदर, कोई भी छोटी सी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं भारत के ऊपर असर डालती है। ऐसे में श्रीलंका से एक और उम्मीद आई है, एक अच्छा कदम नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर भारत का डिप्लोमेटिक डायलेमा नजर आ रहा है कि असलियत में वो करे तो करे क्या। मामला ये है कि श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है। मदद किस चीज में मांगी है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के मामले में। वहां पर भारत से कहा है कि भारत श्रीलंका का सपोर्ट करे। किस मामले में सपोर्ट करे? ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले में। कहां से आया ये, कैसे आया, इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। इंटरनेशनल रिलेशंस और खासकर यूपीएससी पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की तैयारी अच्छे से करवा सकें। दोस्तों, हमारे कंटेंट में अगर किसी भी तरीके की कमी आए या कुछ आपको प्रॉब्लम्स लगे तो आप बता सकते हैं। दोस्तों, असलियत में अगर हम श्रीलंका को देखें, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब सा देश। अगर फोटोग्राफ्स के अंदर देख के ही किसी देश के बारे में अंदाजा लगाया जाए तो लाजवाब, हरा भरा, झरनों से और सब चीजों से, और एक छोटे से आइलैंड के ऊपर बसा हुआ एक देश। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, भारत का एक बहुत छोटे हिस्से के बराबर एक देश, लेकिन बहुत खूबसूरत। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे तो यहां नॉर्मली दो ग्रुप्स होते थे, मतलब जो एक तो है श्रीलंकन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ पहले किसी टाइम पर होता था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। टाइगर्स का एक निशान होता था और ये मिस्टर प्रभाकरन जो उनके लीडर होते थे। मामला क्या था? मामला ये कि अगर आप मोटे तौर पर देखें तो श्रीलंका का पॉपुलेशन मोटे तौर पर देखा जाए तो सिंघलीज, मेन पॉपुलेशन चाइना श्रीलंका के अंदर सिंघलीज लगभग 75% के आसपास और लगभग 15% के आसपास तमिल, लेकिन वो भी दो तरीके के, एक श्रीलंकन तमिल और दूसरे इंडियन तमिल। तमिल भाषा बोलने वाले तमिल। अब श्रीलंकन तमिल वो जो किसी टाइम पर चोल चेर पांड्या के टाइम पर, चोल चेर पांड्या यानी आज से 1000 साल पहले श्रीलंका में जाकर बस गए, वो श्रीलंका के हर्ट में जाकर इस तरीके से बसे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं, बहुत लाजवाब तरीके से। उन्हें इंडियन तमिल कहा गया, जो एक अच्छी पोजीशन के अंदर वहां पर मौजूद थे। अब ऐसी सिचुएशन में दूसरा एक ग्रुप, वो जो अंग्रेज लेकर गए इन लोगों को लेकर गए ताकि वहां पर चाय कॉफी वगैरह की खेती की जा सके और प्रॉपरली उन लोगों के साथ वहीं पर मतलब बसा दिया गया। ऐसे में लगभग 4% की करीब की पॉपुलेशन जो है वो यहां पर इन लोगों के 11% की पॉपुलेशन इन लोगों की यहां पर, 4% वो तमिलियंस जो इंडियन तमिलियन शुरू से कहे और श्रीलंका उनको रिकॉग्नाइज करती है। इन तमिलियंस का बाकी श्रीलंकन तमिलियंस से कोई लेना देना नहीं है, ये पक्की बात है। वो सरकार का हिस्सा है, उनको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, सब चीजें हैं। यहां ये लोग एक ऐसे लोकेशन में जाकर रह गए जहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जाफना पेनिनसुला, यहां पर ये इलाके और ये इलाके जहां पर ये तमिलियंस बड़ी मात्रा में मौजूद थे। यहां तो 90% से भी ज्यादा तमिलियंस, 98.9 या 97%, यहां 86, 81, 82%, 30%, 72%, 17%, 10%, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में तमिलियंस जो हैं एक जगह पर कंसंट्रेटेड, और खासकर दो इलाकों के अंदर खासकर आप देख सकते हैं कि तमिलियंस कितने ज्यादा अमाउंट में कंसंट्रेटेड थे। यही रीजन है कि सिंहलीज और इन श्रीलंकन तमिल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और यहां पर ये लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे। और उसके बाद दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है और श्रीलंका को हमेशा से एक उम्मीद या श्रीलंका को हमेशा से एक भारत से नाराजगी रहती है कि भारत जो है वो बिग ब्रदर सिस्टम दिखाता है, यानी बड़े भाई की तरह, मतलब एक गुंडाई दिखाता है भारत, और श्रीलंका या अपने छोटे देशों को दबाने की कोशिश करता है।
अब यहां अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, भारत का जो साइज है वो कंपैरेटिवली इन सभी देशों से, बाकी सभी देशों से काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसी सिचुएशन में श्रीलंका का भी भारत के मामले में यही विचार है, श्रीलंका भारत के मामले में यही विचार रखता है कि श्रीलंका के भारत जो है वो श्रीलंका को दबाने की कोशिश करता है और बड़े भाई की तरह, या फिर यूं कहे कि गुंडे की तरह बिहेव करता है, या फिर दबंग की तरह बिहेव करता है, बिग ब्रदर यानी दबंग की तरह बिहेव करता है। ऐसी सिचुएशन में भंडार नायके नाम की गवर्नमेंट हुआ, अगर भंडार नायके गवर्नमेंट होती थी, भंडार नायके गवर्नमेंट और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, ये समझ लीजिए। और 1971 में जब पाकिस्तान वॉर चल रहा था तो भंडार नायके गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को 174 टाइम्स 174 बार फाइटर प्लेन्स के अंदर पेट्रोल भरने के लिए या ईंधन भरने के लिए सपोर्ट किया और जहाजों को सपोर्ट किया। इंडिया के ऑब्जेक्शन को भी श्रीलंका ने नकार दिया। यहां से इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस थे वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खट्टे होने लगे और उसके बाद इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने इस भंडार नायके गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने और अपनी ताकत वहां दबाने के लिए और उसके ऊपर एक चेक लगाने के लिए, उस पर एक रोक लगाने के लिए LTTE को खड़ा किया। और LTTE जो है वो प्रभाकरण के लीडरशिप में खड़ी की गई। प्रभाकरण, जिसका मैंने आपको अभी फोटो दिखाया था, यह प्रभाकरण की फोटो है। अब यहां इनको खड़ा किया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और यह कहा गया कि आप जो हैं वो डोमिनेट करेंगे पूरी सिचुएशन को और आगे सिचुएशंस को बढ़ाएंगे। मजे की बात यह है कि पूरे के पूरे श्रीलंका का बहुत बड़ा, तमिलों का बहुत बड़ा हिस्सा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के अंदर बसा हुआ था। इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज से लेकर अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़े नंबर में तमिलियंस बसे हुए थे। ऐसे में यहां प्रभाकरण ने सबसे फंड रेजिंग शुरू किया और अपनी आर्मी शुरू कर दी और इस आर्मी का नाम रखा गया LTTE। और अपने LTTE को इसने डेवलप करना शुरू कर दिया इस तरीके से कि हमारे को यहां पहले तो पूछा गया कि हमारे को ऑटोनॉमी दो, और ऑटोनॉमी नहीं दे रहे तो फिर हमारे को फ्री स्टेट दे दो, अब हम फ्री स्टेट के लिए लड़ेंगे। सोचकर देखिए, अपनी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी कर ली जाती है और जिस तरीके से आर्मी खड़ी की गई, अल्टीमेट लेवल पर अपनी आर्मी खड़ी की और जबरदस्त लेवल पर उसको आगे बढ़ाया गया। जब इन्होंने अपनी आर्मी खड़ी कर ली, सब चीजें बहुत अच्छे लेवल पर चल रही थी, तो श्रीलंका की सरकार की नाकों में दम कर दिया था इन्होंने। हालत यहां तक खराब हो गई थी कि श्रीलंका को ऐसा लगने लग गया था कि ये पूरे का पूरा जाफना उनके हाथ से निकलने वाला है और एक पैरेलल स्टेट डेवलप हो जाएगा। एक पैरेलल स्टेट, या यूं कहें एक न्यू स्टेट डेवलप हो जाएगा। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। एक मूवी है मद्रास कैफे। अगर आप श्रीलंका और खासकर राजीव गांधी की डेथ के मामले के अंदर कुछ अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या ज्यादा समझना चाहते हैं तो इस मद्रास कैफे को अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको काफी कुछ अच्छी स्टोरीज या काफी कुछ असली फैक्ट्स वहां पर नजर आएंगे कि सिचुएशंस क्या थी। इंदिरा गांधी ने रॉ और अपनी IB के थ्रू, रॉ और दूसरी एजेंसीज के थ्रू LTTE को खड़ा किया, फंड किया, सब कुछ किया और श्रीलंका को काउंटर करने की कोशिश करी, श्रीलंका को बैलेंस करने की कोशिश करी। और एक टाइम ऐसा आया जब LTTE ने इतने बड़े लेवल पर अपनी ऑटोनॉमी एस्टैब्लिश करने का दावा ठोक दिया और यहां से असलियत में श्रीलंका के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवालिया निशान लग गया। अब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। सोचकर देखिए, LTTE पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके पास अपनी एयरफोर्स थी। अल कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ISI जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपनी मिसाइलें नहीं थी, अपने फाइटर जेट्स नहीं थे, अपनी नेवी नहीं थी। LTTE ने अपनी नेवी तक खड़ी करने की तैयारी कर ली थी, उसके पास बहुत से अपने फाइटर जेट्स थे और यहां तक कि हथियारों का तो वो जबरदस्त लेवल पर। दुनिया में सबसे बड़ी अगर टेररिस्ट सुसाइड बॉम्बिंग अगर किसी ने शुरू करी, अपने शरीर के ऊपर अपने बम बांधकर पूरे के पूरे इलाके को उड़ा देना, वो सब किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आज के दिन नहीं तो बहुत बच्चे हैं, LTTE ने शुरू की थी और पूरी दुनिया को दिखा दिया था। और सबसे बड़ा टेररिस्ट हमला अगर किसी के ऊपर हुआ तो वो भारत के ऊपर हुआ। राजीव गांधी की हत्या की गई इस सुसाइड बॉम्बिंग से। सोच कर देखिए किस लेवल तक ये लोग आगे अपनी इस
ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा चुके थे अल्टीमेट लेवल पर। यही कारण था कि भारत अब डायलेमा में आ चुका था। जब इन्होंने पूरा एक फ्री स्टेट मांगने की सही तैयारी शुरू कर दी तो भाई तमिल तो भारत में भी थे, तमिल भाई भाई, तमिल भारत में भी थे, तमिल भाई भाई, और तमिलनाडु के अंदर, और हमारे इस तमिलनाडु के अंदर पूरे तमिलियंस के लिए एक सिंपैथी क्रिएट होना शुरू हुआ। और यहां तक सिचुएशन आ गई, आज भी अगर वाइको जैसे नेताओं को देखेंगे तो वो एलटीटीई के समर्थन में बहुत कुछ करते हैं। सोचकर देखिए, अगर इस इलाके में एक तमिल स्टेट बन जाता है तो उसका, और ये तमिल ऑटोनॉमस स्टेट बन जाता है तो उसका टारगेट अपने वाला तमिलनाडु होगा, यानी उसको बर्बाद करने के चक्कर में अपना इतने बड़े इलाके के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और क्यों हो पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि तमिलनाडु, भाई सीधी सी बात है, उस टाइम पर ये तमिलनाडु से ही आपको एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू होता हुआ दिखाई दिया। एंटी हिंदी मूवमेंट जो था वो तमिलनाडु से ही शुरू होता हुआ दिखाई दिया। और बहुत सारे ऐसे मामलों में तमिलियंस कई मामलों में शुरुआत में, आज के नहीं शुरुआत में, इंडियन से भी सेपरेट मानकर चल रहे होते थे अपने आप में। अब ऐसी सिचुएशन में दिल्ली को यहां डर लगने लगा कि अगर यहां ऑटोनॉमस स्टेट आ गया, यहां एक फ्री स्टेट ऑफ तमिल्स बन गया, तो ये वाला तमिलनाडु भी इससे मिलने की अगर जिद कर बैठा तो कहां इंडिया जाएगा। ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी के साथ साथ अपने सर पे, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को कुएं में धकेलने वाली बात है। दूसरे के घर जलाने के चक्कर में अपना घर जला बैठेंगे। राजीव गांधी को यह समझते हुए देर नहीं लगी, इसलिए राजीव गांधी ने अब एलटीटीई के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की और आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, श्रीलंका के अंदर भेजी। और खास बात यह है, लंबे चौड़े पूरी ताकतवर, जो इंडिया के सबसे ज्यादा ताकतवर स्टेट फोर्स थे, जिस एलटीटीई को यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने खड़ा किया, उसी एलटीटीई को दबाने के लिए राजीव गांधी ने वहां फोर्स भेज दी, आईपीकेएफ। नतीजा ये, आईपीकेएफ ने वहां तांडव मचा दिया। जो मिला अंधाधुंध मारा, लेकिन एलटीटीई को क्रश करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और इंडिया के अंदर तमिल सेंटिमेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, तमिल सेंटिमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे एलटीटीई के अंदर, एलटीटीई के फेवर में, और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, कि भाई वहां तुम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, वहां इतनी मारकाट क्यों मचा रहे हो। और यही रीजन है कि इंडिया के अगेंस्ट जो एलटीटीई इंडिया से ऑर्डर्स लेके इंडिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, अब इंडिया के अगेंस्ट ही खड़ा हो गया। और जिस राजीव गांधी ने उनके अगेंस्ट कैंपेन चलवाए, उन्हीं राजीव गांधी के ऊपर इस तरीके के हमले होने शुरू हो गए। सोचकर देखिए, एक आर्मी पर्सन ने उनके सर पे बंदूक मतलब मारी थी, हमला हुआ था। कैन यू इमेजिन? राजीव गांधी, और उसका अगला नतीजा क्या? राजीव गांधी ने पूरी कोशिश करी मामले को सेटल डाउन करने की, नहीं हुई, राजीव गांधी असैसिनेटेड, राजीव गांधी की हत्या। और ये नलिनी नाम की लेडी ने ब्लास्ट किया और पूरी की पूरी बॉडी को उखाड़ के फेंक दिया। और ये पूरे का पूरा प्रभाकरण और सुप्रीम लीडर का पूरा फ्लोचार्ट आप लोग देख सकते हैं। सोचकर देखिए, इंडिया के साथ एलटीटीई ने ऐसा किया। और यही एक डिप्लोमेटिक डायलेमा उस समय पर भी था कि अपने आप को बचाएं या दूसरे देश का झंडा उखाड़ें। नतीजा क्या? पॉलिसी चेंज। जिसको खड़ा किया उसी पॉलिसी चेंज के चलते, जिसको खड़ा किया उसी ने हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को मार डाला। सिचुएशन यहां से बदली। इंडिया को अब समझ में आ गया कि अगर आप इसमें साथ खड़े होंगे तो भी मरे, दूर खड़े होंगे तो भी मरे। यहां ये एक बहुत जबरदस्त मौका था इंडिया के लिए एलटीटीई का दबदबा खत्म कर देने का। लेकिन इंडिया के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल इतना जबरदस्त था कि इंडिया पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था और तमिलियन पार्टीज की सपोर्ट से ही केंद्र में सरकार चल रही थी। और इसी दबाव के चलते इंडिया ने एलटीटीई का एक मौन समर्थन जारी रखा। नतीजा क्या? एलटीटीई पनपती रही। श्रीलंका उस दबाव से, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से परेशान रहा और खूब जबरदस्त लेवल पर प्रॉब्लम्स रहती रही। लेकिन जब मामला 2006 के बाद शुरू हुआ, 2006 से लेकर 2009 के आसपास तक अगर आप देखेंगे, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दोबारा से, और यहां होते थे महिंद्रा राजपक्से। अगर आप इनकी फोटो देखेंगे तो सबसे पहले यही फोटो लगा रखी है, ये महिंद्रा राजपक्से थे। इन्होंने एलटीटीई को बिल्कुल पावर से क्रश करने की पूरी तैयारी करी। और सबसे बड़ी बात, यहां पर इन्होंने चाइना और
पाकिस्तान से मदद ली, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज ने इन्हें हथियार देने से मना किया, पाकिस्तान ने दिया, चाइना ने दिया, इंडिया ने यहां पर मौन समर्थन दिया, एक साइलेंट सपोर्ट दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया जानता था कि इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक डायलेमा यह है कि अगर एलटीटीई को सपोर्ट करते हैं तो श्रीलंका चाइना के हाथ में चला गया, और अगर नहीं करते हैं तो अपना तमिलनाडु एंटी खड़ा हुआ है, और तमिलनाडु की पार्टीज के बगैर केंद्र में कोई सरकार नहीं चल सकती। ये हमारी सबसे बड़ी उस समय पर टेंशन थी, और वाइको जैसे नेता एंटी श्रीलंकन मूवमेंट और प्रो एलटीटीई सपोर्ट को खूब बढ़ावा दे रहे थे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत को एक डिप्लोमेटिक डायलेमा का सामना करना पड़ा, और इस डिप्लोमेटिक डायलेमा को आप याद रखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि एक तरफ श्रीलंका खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ तमिलनाडु खड़ा हुआ है, और अगर आप श्रीलंका को देखते हैं तो तमिलनाडु रह जाता है, तमिलनाडु को देखते हैं तो श्रीलंका चाइना के पक्ष में चला जाता है, और यहां पर इंडिया मौजूद है, और यहां पर इस दुविधा के अंदर इंडिया फंसा हुआ है। यही कारण है कि श्रीलंका ने यहां उसी 2009 के बाद श्रीलंका के अंदर चाइना ने अपने दबाव, अपने पैर पसारने शुरू किए, अपनी जड़ें गाड़नी शुरू करी, और उन जड़ों का असर यह है कि आज तक भारत उस सपोर्ट ना करने और करने के दुविधा के अंदर फंसा हुआ है। अब जब यह सिचुएशन आई तो ऐसे में राजीव गांधी को मार डाला गया, और 2009 की, अब 2009 में जैसे ही एलटीटीई के अगेंस्ट कैंपेन शुरू किए गए तो यहां पर असलियत में बहुत जबरदस्त नॉन कॉम्बेटेंट्स जो भी थे, जितने भी नॉन कॉम्बेटेंट्स का मतलब यह है जो लड़ने वाले नहीं भी थे, उनको भी श्रीलंकन आर्मी ने बुरी तरीके से मारकाट मचाई। सैकड़ों के सैकड़ों लोगों को लाइन में खड़े होकर गोली से उड़ा दिया गया। जो तमिल था मारो, जो तमिल था मारो, जो तमिल था मारो, और जो तमिल था मारो, जितनी बुरी तरीके से मार सकते हो। इसे टर्म दिया यूरोपियन नेशन ने जेनोसाइड, और नाम हुआ तमिलियन जेनोसाइड। अब यहां भारत फंस जाता है। एक तरफ तमिल सेंटिमेंट्स खड़े होते हैं, और हमारे तमिल नेता हमारी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि या तो आप श्रीलंका के अगेंस्ट जेनोसाइड का मामला उठाओ, या फिर हमारा सपोर्ट वापस। एग्जाम्पल, और पूरी दुनिया के अंदर एंटी श्रीलंका प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से श्रीलंका मार रहा है, काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब एंटी श्रीलंका प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं पूरे श्रीलंका के अंदर, पूरे दुनिया में श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स जो है उनका मामला शुरू हो जाता है, और इस ह्यूमन राइट्स की वजह से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन यूएनएचआरसी जो है ये इंटरफियर करता है, इंक्वायरी करता है, और उस इंक्वायरी के बाद जो भी रिपोर्ट होती है उससे देखकर सैंक्शंस लगाता है, और सैंक्शंस का मतलब उस पर प्रतिबद्धताएं लगा देगा, रोक लगा देगा। नतीजा क्या हुआ? जैसे ही सैंक्शंस लगेंगी श्रीलंका के लिए वो ट्रबल होगा। अब यहीं पर इंडिया की डायलेमा है, यहीं पर इंडिया की डायलेमा है। एक तरफ तो श्रीलंका के ऊपर से चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए इंडिया पूरी ताकत लगा रहा है, दूसरी तरफ अब श्रीलंका ने मदद मांगी है इंडिया से कि आप यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारे पक्ष में समर्थन देंगे तो अच्छा होगा। भाई श्रीलंका के पक्ष में चाइना खड़ा है, श्रीलंका के पक्ष में पाकिस्तान खड़ा है, और श्रीलंका के पक्ष में 2-4 और देश खड़े हुए हैं, लेकिन भारत की सपोर्ट यहां जरूरी है। क्योंकि भारत की सपोर्ट इसलिए क्योंकि यहां खुद तमिलियंस रहते हैं, और अगर इंडिया सपोर्ट करता है और इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो उसका श्रीलंका का पलड़ा यह मजबूत होगा कि जब इंडिया में रहने वाले तमिलियंस की सरकार ने हमारा समर्थन दे दिया तो इसमें समस्या क्या है? कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। यहां श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी और भारत अब एक डायलेमा में फंस गया। कारण यह कि अगर इंडिया तमिलनाडु, अगर इंडिया श्रीलंका की मदद करता है तो इसका मतलब यह है, अगर इसकी हेल्प करी तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने सपोर्ट जेनोसाइड किया,
और सपोर्ट जेनोसाइड का मतलब यह है कि तमिल सेंटीमेंट्स जो हैं वो उभरेंगे और तमिल सेंटीमेंट्स का डायरेक्ट असर क्या होगा कि एक तरीके से एंटी सेंटर गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू हो जाएगा। एंटी सेंटर गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये एंटी सेंटर गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू होगा, सेंटर गवर्नमेंट जो है फिर दोबारा प्रॉब्लम में आ जाएगी। अगर यहां पर नो टू हेल्प श्रीलंका, अगर श्रीलंका को मदद नहीं करते तो श्रीलंका के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट डेवलप होगा और ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है, ये पूरे का पूरा एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो हेल्पफुल होगा चाइना के लिए, या यूं कहें कि एक बून प्रूव होगा चाइना के लिए और थ्रेट होगा टू ऑल एफर्ट्स ऑफ इंडिया इन श्रीलंका। चाइना की तो बल्ले बल्ले है, चाइना की बल्ले बल्ले है और श्रीलंका की गवर्नमेंट को चाहे मजबूरी में चाहे जानबूझकर इंडिया के अगेंस्ट स्टेप्स लेने का मौका मिल जाएगा और उसका डायरेक्ट असर यह होगा कि श्रीलंका के अंदर इंडिया कमजोर होगा, इंडियन पोजीशन गेट वीक इन श्रीलंका। जैसे ही इंडियन पोजीशन इन वीक इन श्रीलंका होगी, इस पूरे इंडियन ओशियन के अंदर श्रीलंका के अंदर इंडिया की पोजीशन अगर मजबूत होगी तो यहां चाइना की पोजीशन स्ट्रांग हो, इंडिया की पोजीशन कमजोर होगी, चाइना की पोजीशन स्ट्रांग होगी। उसका डायरेक्ट असर इंडियन ओशियन पॉलिसी के ऊपर पड़ेगा और इंडिया की यहां पर पोजीशन जो होगी वो वीक होगी। और यही इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है कि नेशनल इंटरेस्ट और एथनिक सेंटिमेंट्स के बीच का कलेश है। नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इंडिया की प्रॉब्लम क्या आ रही है? नेशनल इंटरेस्ट यानी भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं वो वर्सेस एथनिक सेंटिमेंट्स। वहां पर एथनिक और लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट्स ये मौजूद हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, यानी भारत के हित किसमें है? श्रीलंका का समर्थन करने में। भारत के हित किसमें है? व्यावहारिक बन के श्रीलंका को सपोर्ट करने में, ताकि श्रीलंका में एंटी इंडियन सेंटीमेंट मौजूद ना हो, खड़े ना हो। लेकिन वास्तविकता क्या है? व्हाट इज द रियलिटी इज कि अगर श्रीलंका को सपोर्ट कर दिया तो एथनिक सेंटिमेंट्स, तमिल सेंटिमेंट्स खड़े हो जाएंगे और इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहां प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्टेट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और कहीं ना कहीं इंडिया की पोजीशन डोमेस्टिक लेवल पर कमजोर हो सकती है। इंडिया फंस चुका है, दोनों तरफ से इंडिया फंस चुका है। कहां जाए कहां ना जाए और किस तरीके से सिचुएशन को करे। यहां पहले इंडिया क्या प्लान अपनाता था? ना पक्ष में ना विपक्ष में, एब्स्टेन। इस बार क्या करेगा? इस बार श्रीलंका हाथ धोके कह रहा भाई पीछे चाहिए, हमें आपको सपोर्ट चाहिए। देखते हैं आउटकम इसका क्या आता है, देखते हैं इंडिया क्या स्टैंड लेता है और जो इंडिया स्टैंड लेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे की पॉलिसीज आपसे डिस्कस कर दी जाएंगी। धन्यवाद।